Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 5 part 2 of software requirement engineering, which is based on problem analysis. So in the last lecture we discussed about root causes, understanding the root causes of the problem, and today we will be discussing fishbone diagram, that is to understand the root causes. TQM teaches us the use of the fishbone diagram. Sources that contribute towards failure are listed as one of the bones. So जो हमारे failure के causes होते हैं वो हम root causes of failure होते हैं वो basically हम bones पे लिखते हैं, और जो actual issue है या problem है वो हम इसके head पे लिखते हैं. So इस case में for example यहाँ पर problem ये है कि too much scrap means just useless product हमने बना दिए. तो इसके प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस जब हमने आइडेंटिफाई किए तो 1 पर कॉज हम यहाँ पर रूट पर फिश की बोन पे लिख रहे होते हैं. जैसे कस्टमर रिटर्न्स है, डैमेज्ड इन शिपमेंट, कुछ प्रॉब्लम्स शिपमेंट में हो गए थे जिसकी वजह से जो सेल्स ऑर्डर्स हैं वो हमें कम मिल रहे हैं. इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स थे कि जो प्रोडक्ट हमने बना के दिए उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स थे जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम जो हमारा कस्टमर है उसने प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं किया. इसी तरह से इनएक्यूरेट सेल्स ऑर्डर्स, ठीक है, जो सेल्स ऑर्डर हमने दिए एक्चुअली वो सेल्स ऑर्डर. इसी तरह से फिनिश्ड गुड्स एब्सोलेसेंस, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने मैन्युफैक्चर की वो भी कुछ आउटडेटेड हो चुकी थी, ठीक है. तो इस तरह से कुछ और रीजंस भी हैं, अदर रीजन, जिसकी बेस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे रूट कॉजेज हैं. अब बेसिकली फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया. जब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम है क्या तो वो प्रॉब्लम हमने इधर हेड पे, फिश के हेड पे लिख दी, और जो रीजंस है वो हमने इसके बोन्स पे लिख दी. रूट कॉजेज भी पता चल गए. तो थर्ड स्टेप इज बेसिकली एड्रेसिंग द रूट कॉज, ठीक है. अब एड्रेसिंग द रूट कॉज में ये डायग्राम है, दैट इज पेरेटो चार्ट. पेरेटो चार्ट बेसिकली विल्फ्रेडो पेरेटो एक इकोनॉमिस्ट था जिसने ये कहा था कि दुनिया के वर्ल्ड के जो 70% लोग हैं, इनफैक्ट 70% जो वेल्थ है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग जस्ट 30% पीपल. कि दुनिया के जो 30% लोग हैं उनके पास इस दुनिया की 70% ऑफ वेल्थ है, 70% पैसे उनके पास है. इट मीन्स कि अगर ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मनी की, उसने कहा कि एक्चुअल जितनी भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में वो बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या वेल्थ एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर इस दुनिया में जो भी इस वर्ल्ड में मनी या वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन हो जाए तो प्रॉब्लम सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे. सो सब बेसिकली हम पेरेटो चार्ट में यही करते हैं कि एक हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक हिस्टोग्राम बनाते हैं, और उस हिस्टोग्राम को बनाने का ये फायदा होता है कि वी विल बी एड्रेसिंग द रूट कॉज विच इज मोर प्रॉब्लमैटिक. जो रूट कॉज ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा हम उसको पहले रिजॉल्व कर लेंगे, सो दैट उसका फायदा ये होगा कि टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा. अगर हमारे पास टाइम कम है और हम सारे रूट कॉजेज एलिमिनेट नहीं कर सकते, सो हम पहले उस रूट कॉज को एलिमिनेट कर लेते हैं जिसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है. सो सम रूट कॉजेज आर नॉट वर्थ फिक्सिंग एज द कॉस्ट ऑफ द फिक्स एक्सीड्स कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये होती है कि उनको फिक्स करने से ज्यादा कॉस्ट, उनको फिक्स करने पे कॉस्ट ज्यादा लग रही होती है, इतनी उनकी सिग्निफिकेंस नहीं होती, यानी उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब उसको फिक्स करते हैं तो उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही होती है. सो डिटरमिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच रूट कॉज. तो हमारा बेसिक पर्पज ये है कि जितने भी रूट कॉजेज हैं हम उनकी कंट्रीब्यूशन को डिटरमिन करें कि किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज दिस चार्ट. इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने प्रोडक्ट्स को अरेंज किया हुआ, एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है. अब इसमें जिसकी परसेंटेज या कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगी उसको हम फर्स्ट पे बनाएंगे, ठीक है. उसके बाद जिसकी कंट्रीब्यूशन कम होती जाएगी हम इस तरह से उसमें बनाते जाएंगे. जैसे इस चार्ट को हम कंसिडर करते हैं, इसमें इनएक्यूरेट सेल्स ऑर्डर्स, यानी अगर ऑर्डर्स एक्यूरेट ही नहीं है तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉज होगा, दैट इज अबाउट 50, ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट इज डैमेज्ड इन शिपमेंट. तो शिपमेंट में डैमेज की वजह से 20 स्केल पे. इसी तरह से कस्टमर रिटर्न्स उससे कम है.
फिर फिनिश्ड गुड्स एब्सोलेसेंस उससे कम है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और कम है, और बाकी जितनी भी अदर रीजंस है इन रीजंस के अलावा उनसे बहुत कम इम्पैक्ट आ रहा है. इट मीन्स कि अगर हम इधर अदर इम्पैक्ट्स को रिजॉल्व करने लगे तो इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है. सो हम क्या करेंगे इस केस में, हम अगर हमारे पास टाइम कम होगा तो इन प्रॉब्लम्स को या इन कॉजेस को हम रिजॉल्व ना भी करें तो हमारा काम चल सकता है. इशू उस वक्त आएगा जब हम इन कॉजेस को, बाकी कॉजेस को, स्पेशली ये जो इनएक्यूरेट सेल्स ऑर्डर वाला प्रॉब्लम है, दैट इज द मेन रूट कॉज ऑफ द ट्रबल. तो पहले हम इनएक्यूरेट सेल्स ऑर्डर वाले प्रॉब्लम को खत्म करेंगे और इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता से बाकी प्रॉब्लम्स को भी खत्म करना स्टार्ट करेंगे. सो ये एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, सेल्स ऑर्डर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी थी. ठीक है, सो ये भी एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला टेबल है जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था इससे पिछले लेक्चर में, जिसमें हम बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे होते थे. तो प्रॉब्लम ऑफ इनएक्यूरेसीज इन सेल्स ऑर्डर्स, ठीक है, एक्चुअल जो सेल्स ऑर्डर थे वो हमें नहीं मिल पा रहे, एक्यूरेट सेल्स ऑर्डर नहीं मिल पा रहे. अफेक्ट किस किस को हो रहा है? कस्टमर को. ऑब्वियस सी बात है, जब उसको जो सेल्स ऑर्डर है जो उसने ऑर्डर किया उसको वो चीज नहीं मिलेगी तो सबसे पहले तो हमारा कस्टमर इफेक्ट होगा. सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के एंड पे भी फॉल्ट आएगा कि उन्होंने एक्यूरेट सेल्स ऑर्डर्स डिपार्ट नहीं किए या फिर नहीं भेजे. इसी तरह से शिपिंग, क्लर्क्स वगैरह, कस्टमर सर्विस, इन सबका इफेक्ट हो रहा है इन सब पे. द रिजल्ट ऑफ विच इंक्रीज्ड स्क्रैप मीन्स यूजलेस प्रोडक्ट. ठीक है, तो यूजलेस प्रोडक्ट बन रही है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो रही है एंड डिक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी. अब बेनिफिट्स इसके क्या हैं? दैट क्रिएट्स अ न्यू सिस्टम टू एड्रेस द प्रॉब्लम, मीन्स ऑटोमेटेड सिस्टम, इंक्लूड increased accuracy of sales orders at the point of entry, improved reporting of sales data to management, ultimately हायर प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा जो सोल्यूशन है, न्यू सिस्टम, इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे मेन वो हमने लिख दिए सो दैट हमारा बेनिफिट हो जाएगा. थर्ड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स एंड द यूजर्स. बेसिकली स्टेप 1, इट्स एक्चुअली स्टेप 4. बेसिकली फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया. सेकेंड स्टेप में हमने रूट कॉजेस को अंडरस्टैंड किया. थर्ड स्टेप में हमने एड्रेस किया रूट कॉज को, मींस परीटो चार्ट बना के हमने एक हिस्टोग्राम बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेल्स ट्रेंड्स थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेंड्स थे. सो बेसिकली एक हिस्टोग्राम बना के हमें आइडिया हो गया कि ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स या मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन से हैं ताकि हम उनको पहले एलिमिनेट कर सकें. नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम स्टेक होल्डर्स को और यूजर्स को आइडेंटिफाई करें कि हु एल्स are affected by the system or which ones among them are affecting our system. So following questions can be helpful in this process. अगर हमारे माइंड में ये सारे क्वेश्चंस होंगे so हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हमारे कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज हु आर द यूजर्स ऑफ द सिस्टम. कि सिस्टम के यूजर्स कौन कौन से, सिस्टम को कौन कौन यूज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम एंड यूजर के लिए बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कोई एप्लीकेशन लाइव कर रहे हैं, गूगल प्ले पे उसको दे रहे हैं, ठीक है, प्ले स्टोर पे दे रहे हैं. तो एक्चुअल यूजर्स कौन कौन से जो सिस्टम को यूज करेंगे. ठीक है, अगर हम लाइव कर रहे हैं उसको तो इट मीन्स कि लेमैन भी यूज कर सकता है, टेक्निकल पर्सन भी यूज कर सकता है. तो ये सारे हमारे यूजर्स हो जाएंगे. हु इज द कस्टमर और इकोनॉमिक बायर फॉर द सिस्टम, मीन्स यूजर्स डिफरेंट है, इकोनॉमिक बायर या कस्टमर डिफरेंट है, यानी जो हमें पे कर रहे हैं सिस्टम के लिए. ठीक है, क्या वो कोई प्रोडक्ट मैनेजर है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उसने हमसे ये सिस्टम बनवाया है, या फिर हम एंड जो हमारी एंड प्रोडक्ट है वो किसी कस्टमर को या एंड यूजर को दे रहे हैं. सो उस केस में एंड यूजर ही हमारा इकोनॉमिक बायर हो जाएगा. हु एल्स विल बी अफेक्टेड बाय द आउटपुट्स द सिस्टम प्रोड्यूसेस. ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन सा जो स्टेक होल्डर है या और कौन कौन लोग हैं जो कि हमारी सिस्टम की आउटपुट से उनको अफेक्ट हो रहा है. मीन्स कि अगर आउटपुट प्रॉफिट कर रही है, कोई सिस्टम प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है किसी सिस्टम की वजह से,
तो किस किस को उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर लॉस हो रहा है तो किस किस को लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ कि बैंक्स का कभी प्रॉफिट, बैंक्स अगर उनका बिजनेस अच्छा होगा तो हमारे प्रोडक्ट का भी ओवरऑल बिजनेस अच्छा होगा, ठीक है। कंपनी की इकोनॉमी कंट्री की अच्छी होगी तो उसकी वजह से भी हमारी आउटपुट अफेक्ट हो सकती है। तो जो जो अफेक्ट होंगे इसके लिए हमारी जो सिस्टम है उससे वो अपने यहाँ पर मेंशन करने हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं। Who will evaluate and approve the system when it is delivered and deployed, ठीक है। इसी तरह से जब हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा और एक्चुअल इसकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी तो कौन कौन उस सिस्टम को इवेल्युएट और अप्रूव करेगा। क्या कोई सीनियर लेवल के मैनेजर्स होंगे, टेस्टर्स के अलावा हमारे यूजर्स जो कि इस सिस्टम को वैलिडेट करेंगे बीटा टेस्टिंग के केस में। सो वो एक्चुअल कौन होगा जो कि अप्रूव करेगा कि ये वही सिस्टम है जो उन्होंने बनवाना था, वो भी हमारा स्टेक होल्डर है। Are there any other internal or external users of the system whose needs must be addressed? अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक हमारे सिस्टम के इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक हमारे सिस्टम के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं दैट आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, that are internal to the organization. For example, मैं कहती हूँ कि मैनेजर्स हो गए, ठीक है, स्टाफ लेवल के लोग हो गए, इस तरह से डिफरेंट लोग या डिफरेंट पर्सनल जो कि इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। इसी तरह से एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो कि एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे कस्टमर्स आ सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं, ठीक है। उसके अलावा एंड यूजर्स आ सकते हैं और बायर्स आ सकते हैं। बायर्स में भी अगेन कस्टमर्स एंड यूजर्स दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से ओवरऑल जो भी एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स आ सकते हैं। Who will maintain the new system? अब जब हमारा नया सिस्टम बन जाएगा तो कितने लोग हैं जो उसके मेंटेनेंस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वो जितने लोग उसके मेंटेनेंस में इन्वॉल्व हैं वो भी स्टेक होल्डर्स में आएंगे। इज देयर एनीवन एल्स हु केयर्स, ठीक है, अगर है कोई तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने सोल्यूशन सिस्टम बाउंड्री डिफाइन करनी है अपने सिस्टम की। डिफाइनिंग अ सिस्टम दैट कैन बी डिप्लॉयड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, जैसे हमने पिछले सारे स्टेप्स को सोल्यूशन को यूज करते हुए हमने एक सिस्टम बनाया जो कि हम प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए यूज करेंगे, जो हमने स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में प्रॉब्लम लिखी थी। नाउ व्हाट इज सिस्टम बाउंड्री हियर? द सिस्टम बाउंड्री डिफाइंस द बॉर्डर बिटवीन द सोल्यूशन एंड द रियल वर्ल्ड दैट सराउंड्स द सोल्यूशन। बेसिकली ये हमारा अगर कोई सिस्टम देखें तो उसकी बाउंड्री है, ये जो डॉटेड लाइन में रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुई हुई है, बेसिकली ये सिस्टम बाउंड्री है जो कि जो रियल वर्ल्ड है या सराउंडिंग्स है उसके दरमियान में और हमारे सोल्यूशन के दरमियान में लिमिट बताती है। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज पास्ड बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द सिस्टम टू द यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी सिस्टम की बात करें, लेट्स से हम अपने मोबाइल पे कोई ऐप ओपन करते हैं तो ये सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन जो बेसिकली उस प्रॉब्लम का है जिसकी वजह से वो ऐप बनी हुई है। इसके साथ एरोस हैं जो डबल हेडेड एरोस हैं और यहाँ लिखा हुआ है आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट। एक तरफ लिखा हुआ है यूजर्स एंड द अदर साइड इज अदर सिस्टम्स। सो इनपुट आउटपुट टू वे ट्रांसमिशन मींस यूजर्स कुछ इनपुट देगा और सिस्टम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। सो यहाँ पर हमारे सिस्टम का यूजर्स डायरेक्टली सिस्टम को यूज करते हैं। दूसरे पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि हमारा जो सोल्यूशन या हमारा सिस्टम है वो किसी दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके इनपुट आउटपुट को ट्रांसमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रिंट लेना चाह रही हूँ तो एक मेरा सिस्टम है प्रिंटर के साथ, दिस अदर सिस्टम मींस प्रिंटर है, ठीक है। सो प्रिंटर के साथ कनेक्शन हुआ है मेरे सोल्यूशन सिस्टम का, मेरे सिस्टम का प्रिंटर के साथ कनेक्शन हुआ है और टू वे कनेक्शन है मींस कि यहाँ पर डबल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। कोई प्रोडक्ट का या डॉक्यूमेंट का नेम है जो प्रिंट होना है वो एज एन इनपुट प्रिंटर पे जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से प्रिंटर एज एन आउटपुट वो पेज प्रिंट करके दे रहे हैं, तो वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन
सो ये हमारा इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट एक्सचेंज हो गया दूसरे सिस्टम्स के साथ और इसी तरह से यूजर्स के साथ. सो व्हाट इज बिल्ट एंड व्हाट द सिस्टम इंटरैक्ट्स विद, इन दोनों के दरमियान में जो कोलैबोरेशन है या बाउंड्री है, दैट इज बेसिकली सिस्टम बाउंड्री, कि यहाँ तक का काम है जो हमने खुद करना है, डेवलप करना है खुद से, बाकी हमारे सिस्टम की इंटरेक्शन है विद अदर सिस्टम्स. इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका सिस्टम है जो बना हुआ है सिस्टम अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, उस सिस्टम की कोलैबोरेशन होती है. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने खुद बनानी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम एपीआईज के थ्रू यूज करते हैं. नाउ एपीआईज स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम एपीआई के थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं उनको, और कुछ चीज़ों की हमें डेवलपमेंट खुद से करनी पड़ती है. सो जो एपीआईज के थ्रू होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस के थ्रू होगा, और जो सिस्टम होगा, इन दोनों के दरमियान में हमारी सोल्यूशन सिस्टम बाउंड्री होगी. मींस ये वो काम है जो ऑलरेडी बना हुआ है और ये वो काम है जो कि हमें खुद से करना है, दैट इज अबाउट एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस. सो हाउ डू वी फाइंड दीज एक्टर्स? अब बेसिकली जो हमारा सोल्यूशन सिस्टम है ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया. बाउंड्री आइडेंटिफाई करना और एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो एक्टर्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हियर आर सम यूजफुल क्वेश्चंस टू आस्क. फर्स्ट वन इज हु विल सप्लाई, यूज और रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आईओ एक्सचेंज होना चाहिए, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन कौन यूज कर रहा है, कौन रिमूव कर रहा है और कौन सप्लाई कर रहा है. सेकेंड वन इज हु विल ऑपरेट द सिस्टम. जो हमारा यूजर या एंड यूजर या कस्टमर होगा जो डायरेक्टली हमारे सिस्टम को यूज कर रहा होगा, ऑपरेट कर रहा होगा, वो भी हमारी बाउंड्री के अंदर, आउटसाइड द बाउंड्री आएगा, विच इज एक्चुअली एक्टर. Who will perform any system maintenance? जब डिप्लॉय हो जाएगा, वन सिस्टम्स डिप्लॉयमेंट इज मेड, तो होगा क्या कि कुछ मेंटेनेंस भी हमें चाहिए होगी. सो मेंटेनेंस करने वाला इस केस में सोल्यूशन सिस्टम बाउंड्री के बाहर होगा. Where will the system be used? Where will the system be used? फाइनली हमारा सिस्टम किस इन्वायरमेंट में जाके यूज होगा, वहां से भी हम एक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Where does the system gets its information? इसी तरह से अगर कोई आईओ, जैसे हमने इस पिछले केस में देखा था कि अदर सिस्टम्स से कोई इंफॉर्मेशन आ रही थी, इस तरह अगर कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है सो उसका पार्ट बेसिकली सोल्यूशन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होगा और वो हमारा एक्टर होगा जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. What other external systems will interact with the system? इसी तरह से अगर कोई दूसरे एक्सटर्नल सिस्टम्स, जिस तरह से अभी हमने बात की थी, प्रिंटर की एग्जांपल ली थी, एपीआईज की एग्जांपल ली थी, ये दूसरे एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे. सो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं और ये भी हमारे एक्टर्स में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम है, इसकी सराउंडिंग्स और इसकी बाउंड्री. बेसिकली ये सराउंडिंग्स मीन्स आउटसाइड द सिस्टम, जिसमें डिफरेंट एक्टर्स आएंगे जो इस केस में हमारे साथ इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे. और बाउंड्री है जो कि आउटसाइड द सिस्टम होती है, मीन्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है, जिनको आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है. ठीक है, वो तो हमारा सोल्यूशन सिस्टम होता है या सिस्टम होता है. ठीक है, दूसरी जिसके साथ इंटरेक्शन होती है, अब जो इंटरेक्शन होता है वो बेसिकली कैसे होता है, जिसपे हमने बात की थी आईओ एक्सचेंज, यानी कुछ इनपुट होगी जो सिस्टम हमें दे रहा होगा, ठीक है, हम सिस्टम को दे रहे होंगे, और कुछ आउटपुट होगी जो सिस्टम जनरेट कर रहा होगा. सो बेसिकली ये इनपुट आउटपुट एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन सिस्टम एंड एक्टर. सो इस केस में अब देखते हैं, जो अभी हमने डायग्राम देखी थी कि इस केस में अदर सिस्टम्स को भी हमने एज एन एक्टर जनरेट किया है, एज एन एक्टर लिखा है. बेसिकली इसकी रीजन ये है कि इसके साथ भी हमारा इनपुट आउटपुट एक्सचेंज हो रहा है. सो दैट्स वाई इसको हमने अदर सिस्टम्स को भी एज एन एक्टर आइडेंटिफाई करके लिखा है. अदरवाइज हम उसको रेक्टेंगल की फॉर्म में भी लिख सकते थे, सिस्टम्स को रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखते और रेक्टेंगल की फॉर्म में दो सिस्टम्स की आपस में कोलैबोरेशन होती. लेकिन इस केस में हमने एक्टर का साइन बेसिकली इसीलिए बनाया है ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये बेसिकली इनपुट आउटपुट एक्सचेंज का काम कर रहा है.
सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक एग्जाम्पल देखेंगे सोल्यूशन सिस्टम बाउंड्री की, और जो सिस्टम एनालिसिस के या रिक्वायरमेंट एनालिसिस के जो प्रॉब्लम एनालिसिस के स्टेप्स थे उसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज बेसिकली रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन. सो टिल देन, अल्लाह हाफिज.